हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो एलटी ग्रेड के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग। परीक्षा आपकी बिल्कुल ऑन टाइम है। अभी हालांकि जो बाकी के 9 पेपर हैं उनकी डेट नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि एक आध सप्ताह के अंदर ही डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी और परीक्षा आपकी अपने तय समय पर होगी। परीक्षा जब भी हो आपको अपनी तैयारी जो है पूरी रखनी है। तो अब तक आपके जीएस के 17 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और ये सभी जो 17 मॉक टेस्ट हैं इनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको आप देख लेना डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न यहाँ पर चुनिंदा है। और ये जो मॉक टेस्ट है ना, इसके माध्यम से आपका लगभग पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूँ, मैं आपको वो सारे बिंदु सारी चीज़ें बताता हूँ जो कि एक अच्छे खासे पेड ग्रुप में ही आपको चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध हैं। हाँ, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ये पेड ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जब तक आपकी प्री की परीक्षा नहीं होती है तब तक आप इसके मेंबर रहेंगे, इसकी वैधता रहेगी। इसमें आपको जीएस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। इसमें आपको डेली टारगेट, समयबद्ध अध्ययन, जीएस और करंट के नोट्स, समस्या समाधान, डेली यूट्यूब लेक्चर की पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले लगभग 10 दिनों में हमने जितने भी मॉक टेस्ट और जो भी क्लासेस यहाँ पर अटेम्प्ट की हैं, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, हालांकि सारी चीज़ें रिवीजन में हम नहीं ला सकते, लेकिन प्रयास करेंगे कि जो बहुत ज़रूरी हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद आपके जो एमसीक्यूज हैं आज के, उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। तो इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, 4 से लेकर 6 जुलाई तक। अब आप ये बताओ मुझे, गेस करो, आगे एक क्वेश्चन इस पर है कि जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये 2026 में कौन सा देश आयोजित कर रहा है। आगे इस पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दो अभी। ठीक है, तो कुल मिला के ब्रिक्स में कितने देश हो गए हैं? 10 हो गए हैं। सबसे नया देश बन गया है यहाँ पर इंडोनेशिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2025 के जो 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं इनको मेजर्स भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। तो सारे मेजर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, इसमें विजेता बने हैं इटली के जैनिक सिनर, और महिला में जो महिला एकल की विजेता बनी हैं अमेरिका की बनी है मेडिसिन कीज। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल के विजेता बने हैं कार्लोस अल्काराज, इन्होंने जैनिक सिनर को हराया था, ये स्पेन के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता गया कोको गॉफ अमेरिका के द्वारा। और ध्यान देना कि ये जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन था, फ्रेंच ओपन था, दोनों में महिला एकल की उप विजेता बनी हैं आरेना सबालेंका, जो कि यूएस ओपन में विजेता बन गई। ये कहाँ की हैं? तो ये बेलारूस की हैं। ठीक है, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, इन दोनों के जो परिणाम रहे ठीक एक दूसरे के उलट थे। कार्लोस अल्काराज विजेता बने थे फ्रेंच ओपन में, हराया था जैनिक सिनर को। विंबलडन में क्या हुआ? जैनिक सिनर विजेता बन गए, हरा दिया कार्लोस अल्काराज को। ठीक है, याद रखना। और विंबलडन की जो महिला एकल है, फीमेल सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, विजेता बनी है ईगा स्वेटक, ये कहाँ की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। ठीक है, यूएस ओपन विजेता बने जैनिक सिनर और महिला एकल आरेना सबालेंका ने जीता था। सारी बातें क्लियर ना? सारी चीज़ें 1 मिनट में आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट 17A ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी को नौसेना में शामिल किया गया है। अब INS उदयगिरी को बनाया किसने है? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा इसे बनाया गया है। और प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 17 स्टील्थ युद्धपोत बनाए जाएंगे। इनके नाम होंगे INS नीलगिरी, INS उदयगिरी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उदयगिरी तक। अभी INS तारागिरी, INS महेंद्रगिरी, INS हिमगिरी, INS दूनागिरी और विंध्यगिरी को बनाया जाना बाकी है। अगला पॉइंट जो कि हमने पढ़ा था कि भारत की पहली विस्टाडॉम जंगल सफारी ट्रेन ये कहाँ पर शुरू हुई है?
तो क्योंकि भारत की पहली है तो इम्पॉर्टेंट है। विस्टाडॉम जंगल सफारी ट्रेन ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई है, डिटेल हम पढ़ चुके हैं। भारत का पहला महावत विलेज घोषित किया गया है मुदुमलई टाइगर रिजर्व में, तमिलनाडु में, ठीक है। और मोबाइल वोटिंग सुविधा वाला पहला राज्य बना है भारत का बिहार। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र खोला गया है कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। इफ्को ने नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में लगाया है? तो फ्रेंड्स इफ्को ने नैनो उर्वरक संयंत्र को लगाया है कहाँ पर? ब्राज़ील में लगाया है। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में हुआ था। 22 और 23 नवंबर को अभी ये होने जा रहा है, ठीक है। तो 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजक होस्ट दक्षिण अफ्रीका है। और 2026 में G20 शिखर सम्मेलन होस्ट करेगा अमेरिका, ये याद रखना। 2025 वाला है दक्षिण अफ्रीका, 2026 वाला अमेरिका होस्ट कर रहा है, ठीक है। और फ्रेंड बात करें G7 शिखर सम्मेलन के बारे में, तो 2025 का आयोजन कनाडा के अल्बर्टा में कानानास्किस में 15 से 17 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। आपको याद होगा इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और अब आपका यहीं से प्रश्न शुरू होता है जो कि बिल्कुल रिलेट करता है ये सारे जो रिवीजन है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ पर आयोजित होगा? अभी मैंने आपको बताया G7 शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो कनाडा में आयोजित हुआ। अब आपको बताना है कि 2026 में ये कहाँ पर आयोजित होगा। आपके ऑप्शन में है भारत, फ्रांस, जापान और कनाडा, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। और सही आंसर क्या बनेगा? तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ पर होगा? भारत में तो होगा नहीं क्योंकि भारत G7 का सदस्य ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर फ्रेंड्स ये है आपका फ्रांस, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस के एवियन अस्पा टाउन में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? एवियन अस्पा, जो कि फ्रांस में है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि G7 2026 का आयोजन जो है यह फ्रांस में किया जाएगा। 14 से 16 जून तक G7 शिखर सम्मेलन के 2026 संस्करण की मेज़बानी फ्रांस करेगा। और फ्रांस ने इसके पहले 2019 में G7 की मेज़बानी की थी, ठीक है। तो 2019 के बाद फिर अब 2026 में फ्रांस जो है यह G7 की मेज़बानी करने जा रहा है। G7 में 7 देश हैं और ये देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और कौन है? अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। तो ये 7 देश हैं, आप देख रहे हैं इसमें भारत शामिल नहीं है। और ये जो 7 देशों का संगठन है यह दुनिया की 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। साथ ही वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व ये करते हैं, ठीक है। याद रखना कि जो वैश्विक शुद्ध संपत्ति है उसका 62% कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस के पास है, G7 कंट्रीज़ के पास है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 1975 में। और इसे पहले कहा जाता था लिबर्टी ग्रुप, जो कि अब हो गया है G7, ठीक है। G7 पहले इसे लिबर्टी ग्रुप के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में कौन आयोजित करेगा? मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था, आपको याद होगा कि हमने बात करी थी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? याद है आपको? अभी पढ़ाया था, आपको बताओ। तो अब बात करते हैं 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में। तो इसका होस्ट होगा भारत। 2026 में भारत जो है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आयोजित करने जा रहा है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, मैंने आपको अभी बताया था। यह सम्मेलन अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना विषय पर केंद्रित था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि भारत 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता को ग्रहण कर लेगा। अभी जो 2025 में ब्रिक्स का अध्यक्ष है वो कौन है? तो ये आपका ब्राज़ील ही है, ठीक है। और 2026 में जब 1 जनवरी आ जाएगी ना तो फिर ब्रिक्स का जो अध्यक्ष होगा वो बन जाएगा भारत। तो इसका लक्ष्य क्या है? 18वें शिखर सम्मेलन के लिए मानवता प्रथम दृष्टिकोण के साथ मंच को पुनः ब्रांड करना, ठीक है।
अब बताइए कि ब्रिक्स का सबसे नया सदस्य देश कौन सा बना है। प्रश्न घुमा के भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो मैं वो सारी संभावनाएं खत्म करता हूँ कि अगर ब्रिक्स से ऐसा नहीं ये पूछ लिया गया तो क्या उत्तर बनेगा, सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ब्रिक्स का सबसे नया जो सदस्य देश बना है दोस्तों, ये कौन सा बना है, तो याद रखना कि ये बन गया है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, और तो इसमें से कोई नहीं है। ब्रिक्स का जो सबसे नया सदस्य है ये बन गया है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने जनवरी 2025 में ब्रिक्स की सदस्यता को ग्रहण किया है और 10वां सदस्य बना है, ये याद रखना, इसमें विकल्प कोई भी सही नहीं है। ब्रिक्स में कुल कितने देश हो गए हैं, तो 10 हो गए हैं। कौन कौन से, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया। संयुक्त अरब अमीरात ये पहले से है, इंडोनेशिया सबसे लास्ट में जुड़ा है, यानी कि सबसे नया सदस्य इंडोनेशिया ही है। पुराने सदस्य कौन कौन से थे, तो जब ब्रिक्स बना था तो उसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। 2024 में शामिल हुए मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, और 2025 में शामिल हुआ है इंडोनेशिया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स जब बना था तो इसे क्या लिखते थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, यानी कि ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है, शंघाई चीन में है। तो ब्रिक्स की शुरुआत होती है 2001 में ब्रिक के रूप में, तब यहाँ पर यस नहीं था, साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका 2010 में जोड़ा गया, तो इस समय केवल ब्रिक थे। ब्रिक मतलब कौन थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। ठीक है, ये याद रखना आप। दक्षिण अफ्रीका जो है वो 2010 में जुड़ा और तब से लेकर 2024 तक ये ब्रिक्स ही था, लेकिन 2024 में नए सदस्य इसमें जुड़ने शुरू हुए हैं और 2025 में सबसे नया सदस्य जो बना है वो इंडोनेशिया बना है। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान करिए, जो कि गलत है वो आपको पहचानना है। वेब्स शिखर सम्मेलन मुंबई भारत में आयोजित किया गया था, क्या ये सही है। तीसरा, AI एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया और AI शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें से सही कौन सा है, वेब्स वाला मुंबई में हुआ था, करेक्ट है। तीसरा, AI एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ था, ये भी सही है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन AI शिखर सम्मेलन बता रहे नई दिल्ली में, तो ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कि ये वाला गलत है, और जब गलत है तो यही आंसर बनेगा, क्योंकि असुमेलित को ही हमें पहचानना है। तो AI शिखर सम्मेलन दोस्तों ये हुआ था कहाँ पर, UK में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। 2025 के प्रमुख सम्मेलनों में देखें तो G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 22-23 नवंबर को हुआ। ठीक है, वेब्स ये मुंबई में हुआ था 1 से 4 मई के बीच में। तीसरा, AI एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ था 10 फरवरी को, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, जुलाई में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में, और AI शिखर सम्मेलन लंदन में हुआ, UK में। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि 23वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखो क्रम इसका था 23वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। आपको पता है ना कि भारत जो है ना तो G7 का मेंबर है और ना ही आसियान का मेंबर है। तो भारत जो है वो आसियान के साथ, एक तरीके से भारत आसियान इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि भारत और आसियान एक दूसरे के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। तो 23वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो फ्रेंड्स इसको होस्ट किया गया है मलेशिया के द्वारा। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फिलहाल अभी इसका जो शिखर सम्मेलन है वो रनिंग में है। ठीक है, तो मलेशिया में भारत और आसियान, आसियान मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, इन्होंने वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस बात की घोषणा PM नरेंद्र मोदी ने 23वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शुरुआती भाषण देते हुए किया है। यह सम्मेलन मलेशिया में आयोजित हुआ, जिसे PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसियान संगठन में कितने सदस्य देश शामिल हैं। अब बताओ कि आसियान संगठन में कितने सदस्य देश शामिल हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। विकल्प में अगर 11 होना
तो आप 11 मार देना, लेकिन यहाँ पर तो 11 है नहीं तो 10 मार देना। ठीक है, ध्यान रखना इसको, क्योंकि जो ईस्ट तिमोर है ना, ये आसियान का 11वां मेंबर कंट्री बन गया है, ये याद रखना, ईस्ट तिमोर। तो फिलहाल आसियान में वर्तमान में कितने यहाँ पर देश बताए जा रहे हैं? 10 बताए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। हालांकि पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर भी शामिल है, तो अगर विकल्प होगा 11 तो 11 ही मारना। ठीक है। आसियान की स्थापना होती है 1967 में, 1967 में। अगला है, गोबी मरुस्थल में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो आपको पता ही है कि जो गोबी का मरुस्थल है दोस्तों, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका मंगोलिया है, ये मंगोलिया की जो सीमा रेखा है, ठीक है, और इधर जो है चाइना है। तो गोबी जो है ना वो चीन में भी है, आप देखिए यहाँ पर चीन में भी है और मंगोलिया में भी फैला हुआ है। तो ये दुनिया का किस नंबर का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बताना ज़रा। तो देखो यहाँ पर फिलहाल अब ये 6ठे स्थान पर पहुँच चुका है। ठीक है। तो गोबी मरुस्थल में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट चीन के द्वारा स्थापित किया गया है, शुरू किया गया है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। चीन ने इस प्लांट में 27,000 मिरर्स का प्रयोग किया है। उसने क्या किया है कि जो प्लांट है ना उस पर सारी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो सके, इसलिए बहुत सारे उसने 27,000 मिरर लगा दिए हैं। गोबी डेजर्ट दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो मंगोलिया और चीन के बीच स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग, यानी कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान टॉप पर है? तो दोस्तों ये है आपका IISc बेंगलुरु। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक है। और टॉप पर कौन है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर है, यूके वाली। और एशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है ये चीन की है, सिंघुआ विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखो बात यहाँ पर नेशनल की नहीं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको पता ही होगा, प्रतिवर्ष जो है 24 जनवरी को होता है, जिस दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है उसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अब देखो ये 24 जनवरी है, अब यहाँ पर 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, सही जवाब इसका बनेगा विकल्प बी, यानी कि 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और किसने किया था? तो यूनाइटेड नेशन ने किया था। उद्देश्य होता है जेंडर इक्वलिटी को इम्प्रूव करना। इस साल की थीम है द गर्ल आई एम, द चांस आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस। तो बस आपको इतना याद रखना है, द गर्ल्स आई एम, ये जो है थीम है किसकी? ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये प्रतिवर्ष 24 जनवरी को होता है। इसी दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है। असुमेलित की पहचान करिए, बताइए कि कौन सा इसमें गलत है। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास, इसे भारत और मंगोलिया मिलकर करते हैं और 2025 में इसका आयोजन उलान बटोर मंगोलिया में किया गया था, ये आपका सही है। पहला टाइगर क्लो अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया, कहाँ पर? तो उत्तर भारत में, ये भी आपका सही है। शक्ति युद्ध अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच में, ला कैलेबरी फ्रांस में आयोजित किया गया, ये भी करेक्ट है आपका। मैत्री 2025 भारत और श्रीलंका के बीच में, मेघालय के उमरोई में, ये तो सही है, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में नहीं, बल्कि मैत्री नामक जो युद्धाभ्यास होता है दोस्तों, ये भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। तो अगर श्रीलंका की जगह थाईलैंड होता तो ये ऑप्शन भी सही होता। ये 2025 में 14वां मैत्री अभ्यास था, जो भारत और थाईलैंड ने मेघालय के उमरोई में पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन यूएनओ की विशेष एजेंसी नहीं है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की विशेष एजेंसियों में खाद्य और कृषि संगठन FAO ये शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर यूनेस्को के बारे में, तो ये भी आपका शामिल है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि बात हो रही है यहाँ पर WHO के बारे में, ये भी शामिल है आपके UNO की विशेष एजेंसी में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ये शामिल नहीं है, तो हमारा उत्तर है विकल्प डी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। तो कभी कभी 15 विशिष्ट एजेंसियों का संदर्भ भी दिया जाता है, क्योंकि विश्व बैंक समूह जिसे अब एक संगठन माना जाता है, आंशिक रूप से 3 विशिष्ट एजेंसियों से बना हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, याद रखना। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, इसकी स्थापना होती है 1998 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संधि के द्वारा इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, तथा 60 देशों द्वारा रोम संधि का अनुमोदन करने के बाद 1 जुलाई 2002 को इसकी बैठकें जो थी वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन में कुल 17 विशेष एजेंसियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आपका FAO है, दूसरा है ICAO है, तीसरा IFAD है, चौथा है ILO, पांचवा है IMF, इसके बाद है आपका IMO, ITU, यूनेस्को, यूनिडो, इसके अलावा UNWTO और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बाद है वाइपो मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, और विश्व बैंक समूह। तो इतने सारे संगठन हैं जो कि शामिल हैं। इसके अलावा IBRD यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IDA और IFC भी शामिल है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग जो हैं, यानी कि बात यहाँ पर हो रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, जिसका 80वां सत्र अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। तो अगला प्रश्न भी यही है कि UNGA का जो 80वां सत्र है, ये सितंबर के महीने में, सितंबर 2025 में स्टार्ट किया गया। तो इसकी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है, उत्तर दीजिए। फिलहाल देखते हैं कि जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, इसके मुख्य अंग में एक तो आपका UNGA हो गया यानी कि महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय शामिल हैं। स्थापना इसकी होती है 1945 में, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय। तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 80वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो सही जवाब बनेगा एनालेना बेयरबॉक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? एनालेना बेयरबॉक हैं। ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री भी हैं और उन्होंने जून 2025 में इस पद के लिए चुनाव लड़ा था और इसमें वो विजेता साबित हुई हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश क्वाड का सदस्य देश नहीं है? क्वाड QUAD। तो दोस्तों यहाँ पर क्वाड का सदस्य है यूनाइटेड किंगडम तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, लेकिन UK नहीं है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। हालांकि क्वाड में देखा जाए तो भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान और अमेरिका इसमें शामिल हैं। ये 4 देश शामिल हैं जिसमें UK आपका शामिल नहीं होता है, ठीक है। IMF का यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया है। तो IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल मनी फंड, इंडियन मॉनेटरी फंड, ईरानी मिलिट्री फोर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? विकल्प डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बात करें अगर IMF के बारे में, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना होती है कब? 1944 में न्यू हैम्पशायर अमेरिका में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। IMF स्थापना कब होती है? 1944 में होती है। संगठन आधिकारिक रूप से 1945 में अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। ये जो IMF है कब बना था? 1945 में बना था IMF, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका USA में स्थित है, ठीक है। IMF का उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि पूरी दुनिया में जिनके पास धनराशि की वजह से जो देश डेवलप नहीं हो पा रहे हैं उनको उधार के रूप में धन उपलब्ध करवाना, ताकि वो डेवलप हो सकें, और जब डेवलप होंगे तो वो अपना कर्जा भी उतार सकें। वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना और दुनिया भर में गरीबी को कम करना है। IMF में कितने मेंबर हो गए हैं? 191 हो गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एक लाइन का प्रश्न है। नाटो का मुख्यालय आपसे पूछ लिए हैं, बर्लिन, पेरिस, एथेंस में नहीं है, बल्कि ये है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो नाटो है ना, 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है, ठीक है। और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली कौन कौन से? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992, या फिर 92वां 2003, या फिर 103वां 2018, या फिर 101वां 2016। तो बताना है आपको कि बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में शामिल किए गए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा 92वां, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2003 में, उसी के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके अलावा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों याद रखना कि भारतीय संविधान का भाग 17 जो है आधिकारिक भाषाओं के साथ अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक संबंधित है। तो संविधान का भाग 17 इसमें क्या है? आधिकारिक भाषाएं हैं, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अगला क्वेश्चन है कि NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप प्रक्रिया में विदेशियों के न्यायाधिकरण की क्या भूमिका होती है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप NRC की प्रक्रिया में जो विदेशियों के न्यायाधिकरण हैं उनकी क्या भूमिका होती है? जनगणना कराना, मतदाता पहचान पत्र जारी करने हेतु अवैध प्रवासियों को निर्वासित करना, NRC से बाहर किए गए व्यक्तियों के नागरिकता दावों का सत्यापन करना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि जो FT है यानी कि फोरे इग्नेयर्स ट्रिब्यूनल भारत में एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका काम NRC में बाहर किए गए व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करना है कि वो वास्तव में तो कहीं नागरिक नहीं है, गलती तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है कौन जांच करता है? FT यानी कि फोर इग्नेयर्स ट्रिब्यूनल, ठीक है। और यह उन मामलों का आकलन करता है जहां व्यक्तियों पर अवैध प्रवासी होने का संदेह या आरोप है, खासकर असम राज्य में विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहत। न्यायाधिकरण जो है वो व्यक्तियों को NRC के दिशा निर्देशों के अनुसार सबूत पेश करने और अपनी नागरिकता साबित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत का संविधान देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करता है। ये आपका करेक्ट है। दूसरा है कि अंग्रेजी भी संविधान के प्रारंभ होने की तिथि से केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए एक सहयोगी आधिकारिक भाषा थी। ये आपका गलत है, यहाँ पर 10 की जगह होना चाहिए आपका 15। मराठी और तमिल उन भाषाओं में से हैं जिनका उपयोग संघ में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया गया। ये भी आपका गलत है। तो सही जवाब केवल आपका विकल्प ए है। केवल ए वाला जो विकल्प है ये सही है, यानी कि विकल्प सी हमारा उत्तर बनेगा, ठीक है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 343(2) के अनुसार भारत के संविधान के प्रारंभ होने के बाद 15 वर्षों की परिवर्तन अवधि के दौरान संचार की सुविधा के लिए अंग्रेजी को एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया गया था। इस प्रकार अंग्रेजी के केवल 10 वर्षों तक जुड़े होने का दावा जो है वो गलत है। ये 15 वर्षों के लिए यहाँ पर बात कही गई थी। और अगला दोस्तों कि संविधान में मराठी या तमिल के उपयोग के लिए संघ सरकार के प्रशासनिक ढांचे में आधिकारिक भाषाओं के रूप में कोई प्रावधान नहीं है। तो ये भी याद रखना। हालांकि मराठी, तमिल और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जो अनुसूचित भाषाओं के रूप में उनकी मान्यता को दर्शाती हैं, ठीक है। ये याद रखना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है?
तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जो रोज़गार उपलब्ध कराता है ये प्राथमिक क्षेत्र कराता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब जैसे कि खेती बाड़ी हो गया, ठीक है, प्रमुख रूप से इसमें आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों के सीधे निष्कर्षण और उपयोग पर केंद्रित होता है। इसमें कृषि है, वानिकी यानी कि जो बाग वगैरह होते हैं, मत्स्य पालन, खनन और पशुपालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। जहां कच्चे माल का उत्पादन होता है जैसे कि अनाज, मछली, कोयला और लकड़ी। यह क्षेत्र अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है और सबसे अधिक नियोक्ता भी है। बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं जहां से अपना रोजगार वो प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? कौन सा अनुच्छेद है जिससे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होता है? तो दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 26, 29, 30 और 27 में। सही जवाब बनेगा विकल्प बी यानी कि अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो बुद्धिमान स्तनधारी है वो डॉल्फिन है। ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। अध्ययन बताते हैं कि जो डॉल्फिन्स होती हैं वो जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम है। उनमें से एक व्यक्ति के समान सीखने की क्षमता होती है, मतलब वो चीज़ों को सीख सकती हैं और दूसरों को वो ट्रांसफ़र भी करती हैं, शेयर भी कर देती हैं। डॉल्फिन में अत्यधिक विकसित दिमाग होते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि चिंपांजी और अन्य महान बानरों की तुलना में डॉल्फिन आत्म मान्यता, सांस्कृतिक शिक्षा, प्रतीक आधारित संचार प्रणालियों की समझ और अमूर्त अवधारणाओं की समझ का अनुसरण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से योजना को शुरू किया है? नारी को नमन नाम से योजना को स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। ये पेट परीक्षा का प्रश्न है जो कि हाल ही में पूछा गया था। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। इन्होंने 30 जून 2022 को धर्मशाला में नारी को नमन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत हिमाचल सड़क परिवहन निगम HRTC महिला यात्रियों से राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल आधा यानी कि 50% जो किराया है वो वसूल करेंगे। अगला है कि किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम से रिपोर्ट को जारी किया है? इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ये रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम की रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है। इस रिपोर्ट को 27 जून 2022 को लॉन्च किया गया था और यह भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशें प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो विकल्प हैं लद्दाख, लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान निकोबार। सही जवाब है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये मात्र 32 वर्ग किलोमीटर ही है, ठीक है। राजधानी इसकी कहाँ पर है? तो कावारत्ती है और इसमें कुल लगभग 12 द्वीप हैं, एटोल, 3 चट्टानें, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप इसमें शामिल हैं। अगला है कि वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर आपको मिलेगा? तो वास्को डी गामा का मकबरा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये मिलेगा आपको कोच्चि, केरल में। विकल्प डी आपका सही है। वास्को डी गामा का मकबरा कोच्चि, केरल में सेंट फ्रांसिस चर्च में स्थित है। 1524 में अपनी तीसरी यात्रा के दौरान भारत में कोच्चि में, केरल में उनका निधन हो गया था। मूल रूप से इसी चर्च में उन्हें दफनाया गया था जो भारत के सबसे पुराने यूरोपीय चर्चों में से एक है। 14 साल बाद उनके जो अवशेष थे उनको पुर्तगाल भी ले जाया गया था और अब वो जेरोनिमोस मठ में है। कहाँ पर? जेरोनिमोस मठ में। अगला क्वेश्चन है स्टॉर्म शैडो मिसाइल का विकास ब्रिटेन और किस देश ने संयुक्त रूप से किया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? स्टॉर्म शैडो मिसाइल, इसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर डेवलप किया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। स्टॉर्म शैडो एक एंग्लो फ्रेंच क्रूज मिसाइल है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत है रेंज, जो 250 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। 5.10 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है। खास बात है कि यह किसी भी तरह के मौसम में दिन और रात में हमला करने में सक्षम है। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्टॉर्म शैडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दारोजी स्लॉथ वियर अभयारण्य के पास देखा गया भारतीय स्कार्प्स आउल किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो दोस्तों, भारतीय स्कार्प्स आउल यह दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है। विकल्प ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जानते हैं दारोजी स्लॉथ वियर अभयारण्य के बारे में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में। ठीक है, और एशिया का पहला स्लॉथ वियर अभयारण्य भी ये है, जो विशेष रूप से स्लॉथ वियर के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न होगा कि निंगोल चाकोबा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम, असम, मणिपुर या फिर नागालैंड? निंगोल चाकोबा उत्सव दोस्तों ये मिलेगा आपको मणिपुर में, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मणिपुर में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया जा रहा है। यह त्यौहार विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा पैतृक परिवार के बीच स्नेह बंधन को मजबूत करता है। प्रत्येक भाई मई 23 कैलेंडर के हिंगिया 23 महीने के दूसरे दिन यह उत्सव मनाता है। ठीक है, सारी बातें क्लियर ना? अब आपके लिए एक प्रश्न होगा जो कि इसी लेक्चर से लिया गया है। आपको बस इतना बताना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फटाफट कमेंट करिए। पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। बाकी चलते चलते पुनः कहना चाहूँगा कि आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। थैंक यू आपका।